हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मल एक्सपेंशन के आज के इस लेक्चर में हमें एरियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो एरियल एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन को तो हम पढ़ चुके हैं, अब किसकी बारी है? एरियल एक्सपेंशन की। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लंबाई है L, लेंथ L और ब्रेड्थ है B, ठीक है। और मान लो ये एट टेम्परेचर T है, T टेम्परेचर पे है रेक्टेंगुलर शीट। और देखो लेंथ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मान लो अल्फा 1 है। अलोंग लेंथ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मान लो अल्फा 1 है, लेंथ के अलोंग। और ब्रेड्थ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो मान लो अल्फा 2 है। मतलब ऐसा मानो कि ये एन आइसोट्रोपिक मटेरियल है, ठीक है। एन आइसोट्रोपिक मटेरियल है ये, मतलब लेंथ के अलोंग और ब्रेड्थ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इसको हीट किया, इस शीट को हीट किया, गर्म किया, हीट एनर्जी दी, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल। और मान लो ये किस टेम्परेचर पे आ गई? T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर पे आ गई, ठीक है। इसको गर्म किया, हीट एनर्जी दी, और टेम्परेचर T से बढ़कर कितना हो गया? T प्लस डेल्टा T। तो देखो इसकी लेंथ भी बड़ी होगी, लेंथ बढ़कर L डैश होगी, और ब्रेड्थ भी बड़ी होगी, सही बात है। तो देखो एट टेम्परेचर T इस शीट का एरिया A वो कितना? L इंटू में B, सही है। और देखो एट T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर ये लेंथ L डैश ये कैसे लिखी जाएगी? L इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T, क्योंकि लेंथ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है। और ये ब्रेड्थ B डैश ये क्या लिखी जाएगी? B इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T, ठीक है। क्योंकि ब्रेड्थ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2, मतलब मैंने एन आइसोट्रोपिक मटेरियल माना है, ठीक है। तो यहां पे इस शीट का एरिया एट T प्लस डेल्टा T टेम्परेचर वो हो गया A डैश, ये क्या होगा? L डैश B डैश। तो L डैश B डैश कर दो, तो L B इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T। तो A डैश देखो कितना आ गया? L B ये क्या है? A। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T प्लस अल्फा 1 डेल्टा T प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा T का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो अल्फा 1 और अल्फा 2 वेरी स्मॉल है, और ऐसा होता भी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यूज बहुत कम होती है, वेरी वेरी स्मॉल। अगर ऑर्डर की बात करूं जैसे कि 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 तो ये तो और भी कम हो गया, तो इससे टर्म को मैं इग्नोर कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। और यहां पे डेल्टा T कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा? A डैश इज इक्वल टू A इंटू में 1 प्लस बीटा डेल्टा T,
इसको इससे मैच करवाओ तो बीटा की वैल्यू देखो कितनी आ गई, α1 प्लस α2। और ये बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बीटा की, जो कि अल्फा की है, पर डिग्री केल्विन। और एक और यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट तो ऑब्वियसली पर डिग्री केल्विन होगी और एक और यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है, तो ये है हमारा एरियल एक्सपेंशन। किसी शीट को आप हीट करो तो उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, ब्रेड्थ भी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली एरिया भी बढ़ेगा। तो ए डैश वो क्या होगा, ए इंटू में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, तो देखो यहां पे ए डैश माइनस ए वो कितना आया, मतलब डेल्टा ए इंक्रीज इन एरिया, ए बीटा डेल्टा टी। तो बीटा की वैल्यू देखो कितनी आ गई, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए डेल्टा टी। तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा, अगर उसको हम डिफाइन करें वो क्या है, इंक्रीज्ड इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखो अगर मेरा आइसोट्रोपिक मटेरियल हो, आइसोट्रोपिक मटेरियल, तो क्या होगा आइसोट्रोपिक मटेरियल में लेंथ के अलोंग और ब्रेड्थ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यूज क्या होंगी, सेम। मतलब α1 और α2 सेम होंगे, अल्फा के बराबर। तो ऐसे में कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा वो क्या आ जाएगा, α1 प्लस α2 मतलब 2 अल्फा आ गया। तो ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पे बीटा कितना आ गया, 2 अल्फा। अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल हुआ मतलब लेंथ के लॉन्ग और ब्रेड्थ के लॉन्ग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू सेम है, तो बीटा 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। एरियल एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले तो जो हमने अभी ड्राइव किया है उसको लिख लेते हैं, ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या आई, α1 प्लस α2। अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा वो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। क्योंकि आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब α1 और α2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, अल्फा के बराबर। तो ए डैश कितना हो जाएगा, ए इंटू में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। यहां पे बीटा कितना हो गया, 2 अल्फा। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं एरियल एक्सपेंशन पे। तो देखो क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक डिस्क है, सर्कुलर ही होती है डिस्क, और मान लो ये किसी टेम्परेचर पे है, टी टेम्परेचर पे। टी टेम्परेचर पे इस डिस्क की जो रेडियस है ये कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ डिस्क मतलब अल्फा की वैल्यू वो 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको डिस्क को हीट किया,
गर्म किया, मतलब इसको हीट एनर्जी दी, तो ऑब्वियसली डिस्क का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और मैंने ऐसा पाया कि डिस्क का टेम्परेचर कितना बढ़ गया, बाय 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब नया टेम्परेचर हो गया T प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिस्क को हीट करने से डिस्क की रेडियस बढ़ेगी। रेडियस अगर बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा डिस्क का। ठीक है, तो एट टेम्परेचर T डिस्क का एरिया मान लो A है, और T प्लस 100 डिग्री सेल्सियस पे डिस्क का एरिया मान लो A डैश है। तो ये A डैश फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो A कितना आ जाएगा, पाई R स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा, वो क्या होगा 2 अल्फा, क्योंकि अगर गिवन नहीं हो ना तो ऐसा समझो वो आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो बीटा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, मतलब 2 इंटू में 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। तो अब इस डिस्क का एरिया A डैश वो क्या आएगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, A इंटू में 1 प्लस बीटा डेल्टा T। A कितना, ये 16 पाई है, पाई तो भूल ही गए थे, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। A कितना 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 प्लस बीटा कितना 2 इंटू में 10 की पावर -3, और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T वो कितना 100। तो यहां से A डैश ये कितना आ जाएगा 19.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हो A डैश A से ज्यादा ही है, A कितना 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और A डैश 19.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन को पढ़ चुके हैं, एरियल को अब पढ़ लिया, अब वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, ऐसा मान लो क्यूबॉइडल सॉलिड ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है क्यूबॉइडल सॉलिड ब्लॉक। ठीक है, और मान लो ये टेम्परेचर T पे है, इसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, T टेम्परेचर पे, और हाइट है मान लो H। ठीक है, और लेंथ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो मान लो α1 है, ब्रेड्थ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये मान लो α2 है, और हाइट के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये मान लो α3 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ऐसा मानो कि ये एन आइसोट्रोपिक मटेरियल है, मतलब लेंथ के अलोंग, ब्रेड्थ के अलोंग और हाइट के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग है। तो अब देखो एट टेम्परेचर T इसका वॉल्यूम कितना होगा क्यूबॉइड का, LBH बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब देखो मैंने क्या किया, इसको हीट किया, गर्म किया, इसको हीट एनर्जी दी, तो क्या होगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो लेंथ भी और ब्रेड्थ भी और हाइट भी बढ़ जाएंगी, तो कुल मिला के इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हीट किया,
हीट एनर्जी दी, गर्म करना शुरू किया, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बढ़ जाएंगी, और उससे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मान लो गर्म करने से, हीट एनर्जी देने से इसका टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा टी, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आ गया, डेल्टा टी। और T प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे लेंथ होगी L डैश, ब्रेड्थ होगी मान लो B डैश, हाइट होगी H डैश। ठीक है। तो देखो L डैश, उसको कैसे लिखेंगे हम, L इंटू में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, B डैश B इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और H डैश H इंटू में 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी, क्योंकि लेंथ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, और ब्रेड्थ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2, और हाइट के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 3। तो अब देखो एच टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर, इस क्यूबोइडल ब्लॉक का वॉल्यूम वो क्या होगा, V डैश, और ये क्या होगा, L डैश, B डैश, H डैश। इन तीनों की मल्टीप्लाई करो तो L B H तो आगे आ गया, और क्या बचा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू में 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। LBH क्या है, V, और इंटू में, तो सबसे पहले देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, और इंटू में क्या, 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। तो ये देखो कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, यहां पे एक तरह से डेल्टा टी को कॉमन ही ले लो, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, इंटू में, सॉरी प्लस, क्योंकि 1 की इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है। अब प्लस, अब अल्फा 3 डेल्टा टी की मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे से, तो प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है। प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी का क्यूब, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डेल्टा टी का क्यूब। ये है पूरी ब्रैकेट, ये सारा ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है। तो अब देखो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, इनकी वैल्यूज तो वेरी स्मॉल होती है, वेरी वेरी स्मॉल। अगर ऑर्डर की बात करूं तो ऐसा मानो 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा होता है ना। तो ऐसे में देखो क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 और भी स्मॉल हो जाएगा, तो इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दो। अल्फा 2 अल्फा 3 ये भी और कम हो जाएगा, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर दो। अल्फा 1 अल्फा 3 ये भी कम हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर दो। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये भी काफी कम हो जाएगा, इसको भी नेग्लेक्ट कर दो। तो यहां पे ये 3 टर्म बची। ठीक है। तो यहां पे डेल्टा टी को कॉमन ले लो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बचेगा, तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। तो इस V डैश को क्या लिखूंगा मैं, V इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहां पे गामा, ये कितना आ गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ये गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है। तो अब देखो यहां से V डैश माइनस V,
मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, इसकी वैल्यू कितनी आई, वी डैश माइनस वी की वी इंटू में गामा डेल्टा टी, तो गामा की वैल्यू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी डेल्टा टी। तो मतलब देखो गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी गामा की, पर डिग्री केल्विन, और दूसरी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट तो पर डिग्री केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर की केल्विन होती है ना एसआई यूनिट, और दूसरी यूनिट को भी यूज कर सकते हैं हम, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट तो क्या है, पर डिग्री केल्विन। तो अब देखो अगर ये मेरा मटेरियल आइसोट्रोपिक हुआ, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, इनकी वैल्यूज अगर सेम हुई, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू अगर सेम हुई, तो गामा कितना आ जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, मतलब 3 अल्फा आ गया। तो वी डैश को क्या लिखूंगा मैं, वी इंटू में 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और देखो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, ऑब्वियसली फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, तो देखो अल्फा तो क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो बीटा कितना आया था 2 अल्फा और गामा 3 अल्फा, तो रेशियो देखो अल्फा टू बीटा टू गामा, यह आएगा 1:2:3, ठीक है। अल्फा और बीटा और गामा का रेशियो कितना आया, 1:2:3, ठीक है, ये आएगा। तो ये है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो ये रेशियो पूछ लिया जाता है, अल्फा टू बीटा टू गामा रेशियो, ये कितना होगा 1:2:3, ठीक है। तो अब देखो कुछ एप्लीकेशंस थर्मल एक्सपेंशन की, बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशंस, सम रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। बिल्कुल रियल लाइफ एप्लीकेशंस होंगी थर्मल एक्सपेंशन की कुछ, सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन, मान लो ये रेल की पटरियां हैं, ठीक है, ऐसे होती है ना रेल की पटरियां। तो मान लो यहां पे आपने बीच में कोई गैप नहीं दिया, ये लगातार है, ऐसा नहीं है कि बीच में ऐसा गैप दे रखा हो, ठीक है, लेकिन बीच में गैप देते हैं, उसका रीजन अभी पता चलेगा। मान लो अभी यहां पे बीच में कोई गैप नहीं है, ये बिल्कुल लगातार है दोनों। तो मान लो अब टेम्परेचर है कुछ 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मान लो बीच में कोई गैप नहीं है, नो गैप, इन दोनों के बीच, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। मतलब इन रियलिटी तो देखो ऐसा होता है, आपने देखा होगा बीच में गैप होता है, वो जो कि होना भी चाहिए। वो गैप क्यों होता है उसके पीछे का रीजन अभी पता चलेगा। अभी ऐसा मानो कोई गैप नहीं है और मान लो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब आओ गर्मियों में, इन समर, तो देखो इनकी लेंथ बढ़नी चाहिए,
मान लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस मटेरियल का समथिंग है अल्फा, ठीक है। तो गर्मियों में टेम्परेचर कितना हो जाता है, जैसे कि कहीं कहीं पे तो 50 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है, लंबाई बढ़नी चाहिए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। बढ़ गई लंबाई बिल्कुल, ठीक है। तो अब क्या ट्रेन अच्छे से चल पाएगी, इन रेल की पटरियों पे नहीं चल पाएगी, लीनियर एक्सपेंशन हो गया, बिल्कुल हो गया। लेंथ बढ़ गई ना, पहले इतनी लंबाई थी, अब देखो इतनी होगी, पहले इतनी थी ना, अब इतनी होगी, लीनियर एक्सपेंशन हो गया बिल्कुल। लेकिन अब क्या ट्रेन गर्मियों में अच्छे से चल पाएगी, नहीं, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी ना, डीरेल हो जाएगी ट्रेन। तो देखो क्या किया जाता है, ट्रेन डीरेल ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, ट्रेन की पटरियों के बीच में कुछ ऐसा गैप होता है, देखा होगा कहीं कहीं पे कुछ गैप होता है। तो मान लो अब हम गर्मियों में आए, टेम्परेचर बढ़ गया तो लीनियरली एक्सपेंड होंगे बिल्कुल। लेकिन देखो अब क्या हुआ, ये गैप होने की वजह से ये थोड़ी सी आगे की तरफ एक्सपेंड हो जाएगी, देख सकते हो ये होगी ना, लीनियर एक्सपेंशन भी हो गया और पटरी सीधी की सीधी रही। और ऐसा ही यहां पे होगा, एक्सपेंशन कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। हाँ लेकिन होता जरूर है एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, चाहे एरियल हो चाहे वॉल्यूम हो। तो देख सकते हो पटरी सीधी की सीधी रही और यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन भी हो गया, इसीलिए गैप छोड़ा जाता है कि ताकि ये लीनियरली एक्सपेंड कर सके। गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सक्सेसफुली ट्रेन चल सकती है, क्योंकि पटरियां तो सीधी है ना, स्ट्रेट। अब देखो सेकंड एप्लीकेशन, थर्मल एक्सपेंशन की सेकंड एप्लीकेशन। तो देखो मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और मान लो ये सेकंड पेंडुलम है, ठीक है, सेकंड पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम ये कितना होता है, 2 सेकंड, ठीक है। अब देखो ये जो वायर है ना, ये किस मटेरियल की होती है, इनवर की, इनवर, जो कि अलॉय होता है, किसका अलॉय होता है, स्टील और निकिल का अलॉय होता है, ये अलॉय ऑफ स्टील एंड निकिल। तो जो हमारी पेंडुलम क्लॉक होती है उसकी जो ये वायर है ना, ये किससे बनी होती है, इनवर से, क्योंकि इनवर का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है अल्फा, वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। मतलब ऐसे कि जैसा मानो 10⁻⁸ पर डिग्री सेल्सियस हो, कुछ ऐसे, ठीक है, ये काफी कम हो गया। तो अब मान लो हम समर में गए, मौसम चेंज होता रहता है ना, टेम्परेचर, और मान लो यहां पे टेम्परेचर टी था, जैसे कि ऐसा मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस हो, और समर में चले गए हम, मान लो समर में कहीं पे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ठीक है।
तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आ गया, 70 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये जो वायर है ना पेंडुलम क्लॉक की, ये इनवर्स से ही क्यों बनी होती है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वेरी स्मॉल होता है। तो वायर की लंबाई तो बढ़ेगी लेकिन बहुत कम बढ़ेगी, ठीक है। यहां पे तो यहां पे जो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम टी डैश, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये कितना होना चाहिए, टी इंटू में 1 प्लस एल्फा बाय 2 डेल्टा टी। इंक्रीज इन टेम्परेचर मान लो डेल्टा थीटा है 70 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी से डिनोट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम या टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो डेल्टा थीटा से डिनोट कर दिया मैंने इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहां पे क्या होता है डेल्टा थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये फॉर्मूला आया था हमारा। तो देखो -10 डिग्री सेल्सियस पे पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन वो 2 सेकंड। तो देखो टेम्परेचर में इंक्रीज कितना आ गया, 70 डिग्री सेल्सियस। तो अब टी डैश टी मतलब 2 सेकंड के नजदीक ही आएगा। अल्फा की वैल्यू को क्या पुट करोगे, 10 की पावर -8 और डेल्टा थीटा को 70 और कैपिटल टी को 2। तो ये 2 सेकंड के नजदीक ही आएगा, 2 से बिल्कुल स्लाइटली ज्यादा, मतलब कुछ ऐसा। मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं, 2.00000005 कुछ इतना सेकंड आएगा। ये तो बहुत नजदीक है 2 सेकंड के। तो इसका मतलब देखो ये जो मेरी पेंडुलम क्लॉक है वो करेक्ट टाइम देती रहेगी, करेक्ट टाइम देती रहेगी इन ऑल सीजन्स। और वो क्यों करेक्ट टाइम क्यों दे पा रही है, क्योंकि पेंडुलम क्लॉक मतलब सेकंड पेंडुलम की जो ये वायर होती है ना, ये इनवर मटेरियल से मिलकर बनी होती है। इनवर क्या है, अलॉय है स्टील और निकल का, जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत ही कम है। अगर मान लो ऑर्डर की बात करूं तो कुछ ऐसा मान लो 10 की पावर -8 डिग्री पर सेल्सियस कुछ ऐसा होता होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने को ये, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टी डैश टी से ज्यादा आना चाहिए, आया भी है, लेकिन ये क्या ज्यादा आया, कुछ भी ज्यादा नहीं आया। 2 पॉइंट देखो कितनी जीरो लगी हैं, फिर जाके 5 आया है, ये कुछ ऐसा ही आएगा मतलब, ठीक है। तो ये तो 2 सेकंड ही है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि कितने जीरो लग के कुछ 5 आया है, ठीक है। तो ऐसे में टी डैश टी के बराबर ही है, ऐसा कह सकते हैं। टी डैश अब भी 2 सेकंड ही है, इन रियलिटी तो इतना है, लेकिन ये क्या है 2 सेकंड ही तो है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीरो लगने के बाद में कुछ 5 आया है। तो सभी सीजन्स में ये मेरी पेंडुलम क्लॉक बिल्कुल करेक्ट टाइम देती रहेगी, करेक्ट टाइम बताती रहेगी इन ऑल सीजन्स, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से हो पाया, ये जो हमने वायर ली है ना पेंडुलम क्लॉक की, ये किस मटेरियल की है, इनवर की, जिसका की कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत 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 ही कम होता है, ठीक है। कुछ इतना होता होगा, ये तो समझाने के लिए है, ठीक है। वो गूगल सर्च कर लेना जितना भी होता होगा, लेकिन काफी कम होता है। उससे क्या होता है टी डैश लगभग टी के बराबर ही है, तो पेंडुलम क्लॉक करेक्ट टाइम बताती रहेगी सभी सीजन्स में, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।